नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एट द गवर्नर ऑफ द टेरिटरी वेयरिंग साइजेस। जिस प्रकार से जो शुरुआती जो सुल्तान रहे हैं दिल्ली के, तो खलजी और तुगलक जो रहे हैं उन्होंने भी क्या है कि अपने सेना नायक थे, उन्हीं को क्या गवर्नर अपना नियुक्त किया गया, उन्हीं को क्या है जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या उनको अथॉरिटी सौंप दी गई भाई। दीज लैंड्स वर एज ए वेरी वेरिंग साइज। दीज लैंड्स वर कोल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कोल्ड इक्तेदार और मुफ्ती। उसके बाद जो ये लैंड दी जाती थी उनको गवर्नर के तौर पर जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उस लैंड को इक्ता कहा जाता था और उसके हैंड जिसको वो सौंपी जाती थी उसको इक्तादार कहा जाता या मुफ्ती कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्तीज वाज टू लेड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इख्तियार्स। यानी कि जहाँ जिस क्षेत्र के उसको क्या लैंड दी गई थी जहाँ से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने का और उसके लिए मिलिट्री जो कैंपेन जो है मिलिट्री के अभियान चलाना या फिर जो है मिलिट्री तैयार कर देना क्या है मुग़लों के लिए क्या है दिल्ली के सुल्तानों के लिए, तो वो सारा का सारा काम क्या था उन मुफ्तीज़ का होता था। इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज द मुफ्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइसमेंट एज ए सैलरी। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि भी जो अपना ये जो कार्य करता था उसके बदले सैलरी के बदले में क्या करते थे, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। इसके अलावा जो वो सोल्जर उन्होंने एकत्रित किए थे तो वो उन सोल्जर्स को भी क्या रेवेन्यू देते थे। कंट्रोल ओवर द मुफ्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इख्तियार्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। उसके बाद जो है मुफ्ती जो होते थे उनको जो सैलरी की तो हमने बात कर ली थी, उनके जो ऑफिस होते थे वो हम जो कह सकते हैं कि जो उनका पद कह सकते हैं होता था वो इनहेरिटेबल होता था, यानी कि वंश परंपरागत नहीं होता था। एक बार जैसे ही उनको अपॉइंटेड किया जाता था गवर्नर के रूप में तो उनको क्या वापस हटाया भी जा सकता था भाई। दीज हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विसेज were rigorously imposed during the reign of the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaqs. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muftis. Care was taken the muftis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of the soldiers. उसके बाद क्या कि जो ये सर्विसेज होती थी ऐसे एक तो उनको कभी भी हटाया जा सकता था, तो काफ़ी हार्श कंडीशन हो सकती है हमारे लिए कि भी जो है आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके बाद क्या है कि भी जो दूसरी चीज़ थी अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं या फिर मोहम्मद तुगलक का जो समय रहा, उन्होंने इनको बड़ी सख्ती से लागू किया। उन्होंने इन कार्य के लिए क्या एक अकाउंटेंट नियुक्त कर दिए थे और वो अकाउंटेंट का कार्य क्या होता था, वो इनके मतलब क्या है कि इनके चेक करते थे भी वो किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या जो है सुल्तानों द्वारा जो निर्धारित किया गया है जो रेट है वो उसके हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो समय समय पर जो सैलरीज होती हैं क्या वो सोल्जर्स को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो वो सभी प्रकार की जो चीज़ें थी उनके चेक करने के लिए अलग से अकाउंटेंट जो निर्धारित किए गए थे, उनके ऊपर लगाए गए थे भी। एज द दिल्ली सुल्तान ब्राउट द hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftain, the सामंत aristocrat and rich landlords to accept their authority। जैसे जैसे जो है उन्होंने क्या है शहर के जो अंदर की ओर वो जैसे घुसे हैं वहाँ पर कंट्रोल प्राप्त किया, तो वहाँ पर जो लोग थे वहाँ के जो स्वामी आप कह सकते हैं, जो सरदार आप उनको कहते हैं, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि भी वहाँ के जो सामंत लोग थे, तो उनको क्या उन्होंने बोला कि आप हमारी अथॉरिटी को क्या करें स्वीकार करें भी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर द ओवन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेज। इसके अलावा जिन जैसे इंटरलैंड के ऊपर कब्जा किया उन्होंने, जो अंदरूनी शहर के हिस्से थे उनके ऊपर जैसे ही कब्जा किया तो वहाँ पर उनको कह दिया गया कि भी जो आप लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे पहले जो सामंत थे, तो अब आपको वो टैक्स कलेक्ट कर नहीं कर सकते, वो टैक्स क्या दिल्ली के सुल्तान ही आपका टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या आप लोगों को भी टैक्स क्या है दिल्ली के सुल्तानों को आपको देना पड़ेगा। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्स द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स। सम ऑफ द ओल्ड chieftain and landlords served the sultan as a revenue collector and as assessors. There were three types of tax on the cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce, on the cattle and on the houses। उसके बाद जो सुल्तान्स के जो है प्रशासनिक जो मतलब प्रशासन की कार्य होता था, जिसमें क्या है कि वो अपने जो भूमि थी उसका जो है ध्यानपूर्वक जो है उसको अनुमान लगाते थे
और कुछ जो है पुराने जो है सरदार होते थे या फिर लैंड ओनर होते थे, उनको क्या है टैक्स कलेक्ट करने का ज़िम्मा उनको भी सौंप दिया जाता था। और उसके साथ साथ क्या है वो मूल्यांकन करते थे दोबारा से। सबसे बड़ी बात थी कि भी उनको जो टैक्स कलेक्ट किया गया था उसको मूल्यांकन करने के लिए क्या उनको जो है उनके जो पुराने जो लैंड ओनर होते थे या फिर चीफ्टेन होते थे तो उनको दे दिया जाता था। तो उस समय क्या 3 प्रकार के टैक्स थे। सबसे पहले जो टैक्स था वो उनका खराज, या आप उनको कह सकते हैं जो कल्टीवेशन के ऊपर लिया जाता था, जो आप प्रोड्यूस करें उसका 50% था भाई। उसके बाद दूसरा पशुओं पर लिया जाता था, और तीसरा क्या था उनके हाउसेज के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमाइंड outside the control of the Delhi Sultan. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. उसके बाद जो दूसरी बात है कि भी जो इनका जो साम्राज्य था वो फैलता गया था। दिल्ली था, उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी थी बहुत बड़ी, उसके बाद साउथ में हमने बात की कि इन्होंने अपने आप को अपना विस्तार फैलाया। तो इस सभी को कंट्रोल करना उनके लिए क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से क्या कि भी हमने शुरुआत में बात की थी, तो वो विद्रोह करते थे आसपास के जो लैंड ओनर थे, गवर्नर थे या फिर मुफ्तीज़ कह सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से क्या कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे भाई। Even the Gangetic Plains there was forested areas that Sultan's forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force the control in these areas, but only for the short period. उसके बाद यदि हम बात करते हैं जो हमारा गंगा का मैदान था, तो उस क्षेत्र के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वहाँ पर जो सुल्तान्स थे वो फोर्स करते थे लोगों को, और वहाँ पर वो घुसे, जैसे कि घुस गए और वहाँ से उनको फोर्स करके वहाँ से जो आदिवासी जो लोग थे या फिर जो लोग थे उनको वहाँ से साफ़ करना शुरू कर दिया था, ताकि वहाँ से क्या भी लैंड है वो ज़्यादा निकले टैक्स के रूप में। और उन्होंने क्या कि अपना खुद का रूल वहाँ पर सेटअप करने का प्रयत्न किया। लेकिन जैसे जैसे हमने बात की कि एरिया बहुत बड़ा हो जाता था, कि भी जैसे ही वो एक बार कंट्रोल कर लेते थे उस एरिया के ऊपर, फिर उसके बाद क्या कि फिर उनका कंट्रोल उनसे छीन जाता था। फिर दोबारा से जैसे कंट्रोल कर लिया, कुछ समय बाद फिर वो कंट्रोल क्या हो जाता था, उनसे छीन जाता था अभी। The Mongols under Genghis Khan invaded Transylvania in the northeast Iran in 1219, and Delhi Sultanate faced their own slate soon after. The Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and its early year of the Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in the Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultanate dealt with this. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो मंगोल शासक रहे चंगेज़ खान, उन्होंने जो है ट्रांसोक्सिया जो नॉर्थ ईस्टर्न इराक के अंदर है 1219 में वहाँ से जो है मतलब आक्रमण करना शुरू किया, और दिल्ली तक वो जो है पहुँच गया था। और वहाँ पर क्या है लगातार उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण किए हैं, जिसमें जो है उसका सामना मोहम्मद तुगलक और शुरुआती समय में है जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सामना किया है। और उनको क्या है कि भी इतना जो है मतलब क्या है इनको फोर्स कर दिया कि भी उनको खुद की अपनी एक वास्ट आर्मी थी वो क्रिएट करनी पड़ गई थी। बस भाई आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये बाकी कल अगली बार देखेंगे।